नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट यानी सी टेट के पेपर को परीक्षा हॉल में सॉल्व करने के कुछ तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, उस श्रृंखला में हम लोग एक और वीडियो को आगे जोड़ते हैं और दोस्तों सीखते हैं कि पेपर को और कैसे अच्छे से सॉल्व किया जा सके, ताकि हम लोग का जितना टारगेट है उसे हम लोग सहज तरीके से पार कर ले। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है लेबागोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कह रहा है किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बायगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण और मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। देखिए दोस्तों, बायगोस्की साहब का समीपस्थ विकास का क्षेत्र हम लोग जानते हैं क्या है, कि जहाँ पर बच्चा अटक जाए, रुक जाए या उलझन में फंस जाए, तो जिससे हम सहयोग यानी इसका फोल्डिंग के द्वारा कार्य को पूरा कराते हैं, तो वही है। तो देखिए, इसके अनुसार केवल शिक्षण में भी नहीं होगा, केवल मूल्यांकन में नहीं होगा और बौद्धिकता की पहचान में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया ऑप्शन जब दिया है कि शिक्षण और मूल्यांकन। देखिए कैसे, मान लीजिए कि बच्चा जहाँ पर रुका है, यदि उसे हम थोड़ा सा बस संकेत कर देते हैं तो वह शिक्षण हो गया। कार्य को अगर सही से कर लेता है तो हम अपने अंदर यह ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि वह सही से कर लिया है, यानी हम कहीं ना कहीं से उसका थोड़ा सा हम लोग उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। अब देखिए किसके बारे में कह रहा है, तो व्यक्ति के विकास के बारे में। तो कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, मतलब विकास कह रहा है कि केवल एक दिशा में होता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और ऑप्शन डी का क्या कह रहा है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए केवल जो वर्ड है वो हम लोग का टैग वर्ड है, मतलब विकास केवल वातावरण के द्वारा नहीं होता है और न कि केवल आनुवंशिकता के द्वारा होता है और न ही एक दिशीय प्रक्रिया है। वास्तव में विकास किससे होता है, तो हम लोग कई क्वेश्चनों के माध्यम से ये पढ़ते आए हैं कि विकास आनुवांशिक और वातावरण का क्या है, तो आनुवांशिक और वातावरण का गुणनफल होता है, यानी दोनों का योगदान होता है। किसमें, तो विकास में दोनों चीजों का योगदान होता है। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए, अब सी इसका उत्तर क्यों हो जाएगा। कह रहे विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्यों, देखिए सांस्कृतिक विविधताएं का मतलब हो गया कि जो हम लोग का कल्चर है उसका भी विकास में योगदान होता है। यानी कि इसमें देखिए, इसमें हम लोग का आनुवांशिक वर्ड भी आ गया और वातावरण वर्ड भी हम लोग का शामिल हो गया। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आप ऑप्शन को पढ़िएगा, तो जब तक चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक उत्तर आप लोग मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत से जगह पर आपको लगेगा कि ऑप्शन में दो सही है और उसमें से एक चुनना है। जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन में से अच्छा ऑप्शन चुनने की क्षमता आ जाएगी। और कभी कभी दोस्तों आप लोग को चारों ऑप्शन भी गलत लगेंगे, तो आप वहाँ पर भी मत उलझिएगा, वहाँ पर भी उसमें से अच्छा चिन्ह मतलब कि निकालने की आप कोशिश करिएगा। अगर उस चारों में से आप बेहतर निकालते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। अब देखिए ये कह रहा है कि बच्चे किससे विवेचनात्मक, देखिए आप यदि वर्ड को केवल पकड़ना सीख गए तो सीट आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि देखिए शब्दों का जाल है, मतलब कि इसमें शब्दों को पकड़ना है। कर देखिए प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन। अब देखिए विवेचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है,
पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर उसको बताते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए। अब देखिए ऑप्शन बी करें, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। 2 से 10 तक पहाड़े लिखो। अब दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बताता हूँ कि यह प्रश्न कहाँ से दिया है। यदि आप दो चीज को जानते हैं, अपसारी चिंतन को और अभिसारी चिंतन को, यानी क्या कि अगर अपसारी चिंतन को जानते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग को जानते हैं, तो यह प्रश्न पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अपसारी का मतलब होता है कि जिसका उत्तर बहुधा मतलब कि फैला हो। अपसारी यानी कि पूरा फैला हुआ हो। तो देखिए, तो विवेचनात्मक चिंतन कब आएगा बच्चे के अंदर, जब वह एक ही चीज को अलग अलग तरीके से उत्तर देने की क्षमता लाएगा या उसको एनालिसिस करने की क्षमता लाएगा। तो आप चीजों को पकड़िए, भारत के 10 राज्यों के नाम, यह एक फैक्ट वैक्स है, इसमें उसका उतनी विवेचनात्मक क्षमता नहीं बढ़ेगी। ठीक, फिर आगे हम बात करें, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। देखिए यह शब्द अपने आप में बहुत अच्छा है। क्यों? क्या खाते हैं। अब मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोग हरी सब्जी खाते हैं, तो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो जैसे मतलब क्यों का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए मान लीजिए कि क्यों एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर अगर बच्चा क्यों पूछ दिया तो अब समझेगा ना कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर हरी सब्जियाँ होती है, लोग हरी सब्जियों पर कैसे निर्भर हैं, फिर उनके जीविका का स्रोत क्या है, ये चीज है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें उसको बहुत चीजों का उत्तर मिल जाएगा। 2 से 10 का पहाड़ा लिखेगा तो यह मतलब कि ये भी सीमित है। दी गई कविता का सुस्मरण करे तो क्या करेगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह क्या, यह ओपन थिंकिंग को दर्शाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, कह रहा है यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x और y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, ठीक, और यदि x का मान 12 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 6 और 7 का लसा, यानी 6 और 7 की लसा की हम बात करें तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 6 और 7 की लसा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 42। यह क्या है, x और y का जो लसा है उसका आधा है, इसका मतलब एक्स वाई का कितना होगा, तो 84 होगा, इसका दोगुना। तो फिर पूछ रहा है कि यदि x का मान 12, मतलब एक मान 12 दिया है तो दूसरा मान क्या होगा। जब देखिए x और y का लसा 84 है और एक 12 है, इसका मतलब 12 से यदि 84 में भागा देंगे तो 12×7 = 84, यानी क्या, तो एक हम लोग का डी हो जाएगा उत्तर। 7 बात को समझिए। देखिए अगर x 12 है और x इंटू वाई हम लोग का 84 है तो y बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, y बराबर हम लोग का 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैथ के क्वेश्चन के लिए आप एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में लेकर चलिएगा कि होंगे इजी ही, ठीक है ना, लेकिन बस आपको पढ़ना है चीजों को। उसके लिए आपको ऑलरेडी 10 मिनट मतलब मैथ के लिए अलग से आपको बचाना है। अब आप कहाँ से बचाएंगे ये आपको सोचना है। यदि आप सीडी में से टाइम निकाल लेते हैं तो ठीक है, फिर लैंग्वेज में से टाइम निकाल लेते हैं तो ठीक है, यानी नहीं तो फिर आप ईवीएस से टाइम निकालिए, लेकिन आपको 10 मिनट निकालना है। क्योंकि इसके लिए अगर एक्स्ट्रा 10 मिनट आप निकालते हैं तो समझिएगा कि आपका 5 नंबर ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें बस कुछ नहीं होगा, बस शब्दों का मतलब कि वही करना, कुछ बस जोड़ ही घटाना गुणा भाग यही सब करना होगा, लेकिन टाइम आपके पास रहेगा तब आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, और आप में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दें। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग को क्या करना है, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और शेयर करने दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, क्योंकि अब कह रहा है कि बुद्धिलब्धि के आधार पर उसको अलग अलग नहीं बांटे। क्यों? यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। फिर कह रहे हैं विद्यालय के लिए असुविधाजनक जनक है, ठीक। उसके बाद कह रहा है बच्चे को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक
प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा। ठीक है, इसमें भी नई वर्ड हमको मिल गया। बुद्धिलब्धि की संकल्पना अस्थाई नहीं है और यह बच्चे को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। देखिए, यह ऑप्शन बहुत अच्छा है, इस चीज को समझिए क्यों। कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे। क्योंकि इसलिए ना करे क्योंकि बुद्धिलब्धि की संकल्पना अस्थाई नहीं है और यह बच्चे को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बात को समझिए कि ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कि आप बुद्धिलब्धि के अनुसार किसी बच्चे को आज ठहरा दिए कि पढ़ने में कमजोर है और इसको यही सिखाना है, और जैसे ही आपने 1 महीने तक किया तब तक उसकी बुद्धिलब्धि में परिवर्तन हुआ, क्योंकि बुद्धिलब्धि अस्थाई तो है नहीं। और वह मतलब कि अब चीज़ों को करने लगा और आपके मन में सेट है कि वो बच्चा उस चीज़ों को नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगी, तो इससे बच्चे की हानि होगी। और एक टीचर होने के नाते आप कतई भी बच्चे को हानि नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिलब्धि चूंकि स्थिर नहीं है, इसलिए आप किसी बच्चे से नहीं कह सकते हैं कि इसकी बुद्धिलब्धि कम है तो ये पढ़ने में कमजोर ही होगा। ठीक है, शायद कोई ऐसा घटना हो जिसकी वजह से उसके अंदर चेंजिंग आ जाए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखने को हम लोग को मिल जाते हैं कि अरे पढ़ने में बहुत कमजोर था, इसकी सर्विस हो गई, जो पढ़ने में अच्छा था उसका नहीं हुआ। ये सब इसी चीज का उदाहरण है, कहीं ना कहीं से अच्छा परिवर्तन उसके अंदर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए बात करते हैं, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। अब देखिए कि बच्चा अगर फेल हुआ है तो यह बच्चा नहीं फेल हुआ है बल्कि विद्यालय फेल हुआ है। इसका समर्थन कौन सा कथन कर रहा है कि यह बात सत्य है। कह रहा है विद्यालय का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है। अब देखिए, कह रहा है विद्यालय का अस्तित्व यानी विद्यालय इसीलिए है कि वह विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करे, ये कतई नहीं हो सकता। क्योंकि विद्यालय इसलिए नहीं बना है कि वो जो भी उसके अंदर मतलब उसके यहाँ स्टूडेंट है उनको अलग अलग करे, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का क्या होगा, तो समावेशी शिक्षा का हनन होगा। तो हम लोग का ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिर आगे बात करें, कह रहे बच्चे इसलिए असफल होते हैं, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये बच्चों चाहिए करेगा, बच्चों इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखता है। यह बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब विद्यालय यहाँ पर फेल हुआ है तभी बच्चा असफल हुआ है, क्योंकि बच्चा असफल हुआ है तो इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय असफल हुआ है। तो विद्यालय क्यों असफल हुआ है कि जो बच्चे को चाहिए उस पर वो ध्यान नहीं दिया है, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाया और बच्चा असफल हो गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सिस्टम फेल हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, मतलब सिस्टम फेल हुआ है, इस वजह से स्टूडेंट फेल हुआ है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह मन से नहीं पढ़ते, यह कतई नहीं हो सकता। बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, वो रेगुलर आएंगे बिल्कुल, यदि रेगुलर नहीं आते हैं तो उसका कारण आप है। क्यों? क्योंकि शायद आपकी शिक्षण विधि अच्छी ना हो, शायद आप जो टीचिंग का आपका जो मतलब तरीका है शायद उसको पसंद ना हो। तो अगर कोई स्कूल भी नहीं आता है तो उसमें जिम्मेदारी हम लोग को ही उठाना है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं से कमी है। दोस्तों, आप लोगों को अगर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए और इसके पीछे जितने भी वीडियो पड़े हैं उसको आप लोग देखिए। और आप लोग एक नया लिंक मिलेगा जिसमें पीडीएफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को भी देखना दोस्तों मत भूलिए, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या आने की दम प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप लोग उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उससे भी जुड़िए और इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। हम लोग मिलेंगे दोस्तों एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।